नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पौंडीचेरी की कांग्रेस सरकार ने खोया बहुमत, सीएम नारायणसामी ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पौंडीचेरी में कांग्रेस डीएमके की गठबंधन सरकार ने सत्ता खो दी है। सोमवार को विश्वास मत परीक्षा होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इसके पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद पौंडीचेरी विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया है कि नारायणसामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें दोस्तों, पिछले हफ्ते कई विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई थी। रविवार को भी 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वी नारायणसामी के पास बस 11 विधायकों का साथ रहा था, बल्कि विपक्षी दलों के पास कुल 14 विधायक थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई के होटल में मृत मिले निर्दलीय सांसद मोहन ढेलकर, गुजरात में लिखा सुसाइड नोट बरामद। जी हां दोस्तों, दादर और नागर हवेली से निर्दलीय लोकसभा सांसद मोहन ढेलकर मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए। उनके पास से गुजराती भाषा में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में बने होटल सी ग्रीन से सांसद मोहन ढेलकर का शव मिला। शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। मोहन ढेलकर 1989 से दादर और नागर हवेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने वर्ष 2009 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे और फिर से जीत गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने गुजरात का रुख करेंगे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी मुहिम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने रविवार को कहा है कि वह केंद्र के विवादित कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने अपनी यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के एक समूह से मुलाकात के दौरान की है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया है कि किसान आखिरकार अपनी कृषि उपज का कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नए कृषि कानून केवल कॉर्पोरेट का पक्ष लेंगे। बीकेयू की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, हम ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। हम सिर्फ इसे लेकर चिंतित हैं और हम ये नहीं होने देंगे कि इस देश की फसल को कॉर्पोरेट नियंत्रित करे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली दंगों को हुआ 1 साल, पीड़ितों और उनके परिजनों को दिल्ली सरकार दे चुकी है 26 करोड़ रुपए का मुआवजा। जी हां दोस्तों, बीते साल फरवरी माह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को 1 साल पूरा हो गया है। सीएए विरोध धरनों के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें कई जाने गई मकान, दुकान, कार, रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा। दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवजे का ऐलान किया था, जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दंगों में मारे गए 44 लोगों के परिजनों को कुल 4.25 करोड़ दिए जा चुके हैं, जबकि दंगों के दौरान घायल होने वाले 233 लोगों को कुल 1,75,40,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं। दंगों के दौरान घरों और दुकानों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई, बल्कि उनमें आग भी लगा दी गई। ऐसे 731 लोगों को उनके घरों के नुकसान के लिए 8,51,27,400 रुपए दिए गए, जबकि 1176 दुकानों प्रतिष्ठानों को 11,28,18,042 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए। इसके अलावा लोगों के जानवर, ई रिक्शा, स्कूटी आदि के नुकसान के लिए 12 लोगों को 4,42,875 रुपए, झुग्गियों के नुकसान के लिए 22 मामलों में 5.5 लाख रुपए और स्कूल में हुए नुकसान के लिए 3 स्कूलों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। इस तरह से कुल 2,221 लोगों को 26 करोड़ 9,78,416 रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक, पैसेंजर्स को बस मेट्रो में फिलहाल खड़े होकर यात्रा की नहीं है छूट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में
परिवहन बसों और मेट्रो ट्रेन फिलहाल सीमित क्षमता के साथ ही चलती रहेंगी। कोरोना के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को DDMA की बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस के मामलों पर विचार किया गया। बैठक में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई गई। हालात को देखते हुए प्राधिकरण सदस्यों ने फैसला लिया है कि दिल्ली मेट्रो ट्रेनें और सार्वजनिक बसें फिलहाल सीमित क्षमताओं के साथ ही चलती रहेगी, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग इसमें सवार हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की नई पहल, अब 24 घंटे मिलेगा राशन, लाइन लगाने की भी नहीं होगी जरूरत। जी हां दोस्तों, सरकार ने देश के 5 राज्यों में राशन बांटने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को शुरू किया था, यानी राशन कार्ड को मशीन के जरिए बांटा जा रहा है। इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने अब दिल्ली और गुजरात में भी इस सिस्टम को शुरू करने का ऐलान किया है, यानी अब से दिल्ली और गुजरात में लोगों को राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने 5 राज्यों में इस स्कीम को लागू किया था, जहां इसे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। फिलहाल सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका विस्तार करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में सेना का प्रतिबंध बेअसर, आंग सान सू की समर्थक पहुंचे यूएस दूतावास, किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के हड़ताल के आह्वान के खिलाफ जुंटा की कार्यवाही की धमकी के बावजूद हजारों लोग यंगून में अमेरिकी दूतावास के पास एकत्रित हो गए। म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी को तख्ता पलट करते हुए आंग सान सू की समेत कई प्रमुख नेताओं की हिरासत में ले लिया था। तख्ता पलट के खिलाफ कई शहरों में लोग विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सड़कों के बंद होने के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी यंगून में अमेरिकी दूतावास के पास एकत्रित हो गए। साथ ही सेना के 20 ट्रक और दंगा रोकने वाली पुलिस भी वहां पहुंच गई। इन प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने लोगों से सोमवार को हड़ताल करने का आह्वान किया है। वहीं सरकार प्रचारक MRTV पर जुंटा ने रविवार देर रात हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का मार्च के पहले हफ्ते में ऐलान संभव, PM मोदी ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा मार्च के पहले हफ्ते में कर सकता है। सोमवार को एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दशकों तक असम समेत पूर्वोत्तर की अनदेखी की जाती रही है। असम के धेमाजी जिले के सिलापथार में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली बार असम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 4 मार्च को हुई थी। इस बार भी मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान किए जाने का अनुमान है। हालांकि यह चुनाव आयोग का काम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा 5 लाख पहुंचा, स्थिति सामान्य होने में लग सकता है 1 साल। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में कोविड-19 के चलते हुई मौतों का आंकड़ा रविवार को 5 लाख के आंकड़ों के करीब पहुंच गया है। यूएस के टॉप वायरस एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने इसे बहुत दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि वहां स्थिति सामान्य होने में 1 साल लग सकता है। अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू होने और ठंड की वजह से बड़े मामलों में कमी आने की वजह से नए कोविड मामलों में गिरावट आई है, लेकिन यह दुनिया में कहीं से भी ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और कोविड से मौतें हुई है। चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउजी ने मीट द प्रेस शो में कहा कि यह बहुत दुखद है, ऐतिहासिक है। हमने 1918 के इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद अगले 100 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आप आंकड़ों पर नजर डालें तो ये हैरान करने वाले हैं, लगभग अविश्वसनीय है, लेकिन यह हकीकत है। आपको बता दें कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की कोविड ट्रैकिंग वेबसाइट पर अमेरिका में रविवार को मौतों का आंकड़ा 4,98,000 पर पहुंच गया। अमेरिका में कोविड-19 से पहली मौत फरवरी 2020 में हुई थी। अगले 3 महीनों में यहां पर मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पतंजलि की कोरोनिल पर IMA की टेढ़ी नजर, केंद्र सरकार से मांगी सफाई। जी हां दोस्तों, पतंजलि की कोरोनिल टेबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाण पत्र मिलने की बात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरासर झूठ करार देते हुए आश्चर्य प्रकट किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इस बात का स्पष्टीकरण की मांग की है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल दवा कोविड-19 को ठीक कर
सकती है और साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। वहीं WHO ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी भी पारंपरिक औषधि को कोविड-19 के उपचार के तौर पर प्रमाणित नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, योग गुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने 19 फरवरी को कहा था कि उसकी WHO की प्रमाणन योजना के तहत कोरोनिल टेबलेट को आयुष मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के उपचार में सहायक औषधि के तौर पर प्रमाण पत्र मिला है। हालांकि पतंजलि के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण ने बाद में ट्वीट कर सफाई दी थी और कहा था कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कोरोनिल के लिए हमारा WHO GME अनुपालन वाली COPP प्रमाण पत्र DGCI भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। यह स्पष्ट है कि WHO किसी दवा को मंजूरी नहीं देता है। WHO विश्व में सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के वास्ते काम करता रहता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बुजुर्ग और बीमार लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश। मार्च से शुरू हो सकता है टीकाकरण। जी हां दोस्तों, हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब आम जनता को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है। अगले महीने यानी 1 माह से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ बीमार लोगों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारियां करें ताकि मार्च में 50 साल से अधिक और बीमार लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की अपील, ताइवान, तिब्बत और हांगकांग में अलगाववादी ताकतों का समर्थन नहीं करे अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिका से सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी एक दलीय राजनीतिक प्रणाली को बदनाम नहीं करने और ताइवान, तिब्बत, हांगकांग एवं शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों का समर्थन नहीं करने की अपील की है। चीन अमेरिका संबंध के विषय पर आयोजित वार्षिक लेटिंग फोरम में विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन को अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन कठोर नीतियों पर विचार करना चाहिए जिसे उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए उठाया था। वांग ने कहा है कि हमारी मंशा अमेरिका को चुनौती देने या उसे हटाने की नहीं है। हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए तैयार हैं और अमेरिका के साथ साझा विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि और विकास के अधिकार का सम्मान करेगा। हम अमेरिका से CPC और चीन की राजनीतिक प्रणाली को बदनाम नहीं करने, उनके खिलाफ गलत शब्दों से बचने का अनुरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जनता पर पड़ी पेट्रोल की मार, मुंबई में टैक्सी का किराया 3 रुपए बढ़ा। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है जिसका प्रभाव अब बाकी चीजों पर भी पड़ने लगा है। मुंबई में टैक्सी के बेस किराए में एकदम 3 रुपए की वृद्धि हो गई है। पहले मुंबई में टैक्सी का आधार किराया 22 रुपए था जो बढ़कर 25 रुपए हो चुका है। पेट्रोल की मार सिर्फ टैक्सी किराए पर ही नहीं पड़ी है बल्कि ऑटो के किराए पर भी पड़ी है। जहां मुंबई में ऑटो का आधार किराया 18 रुपए हुआ करता था वो बढ़कर 21 रुपए हो चुका है। आधार किराए में हुई वृद्धि का परिणाम टैक्सी और ऑटो के प्रति किलोमीटर सफर भी बढ़ेगा। मुंबई में लंबे समय से टैक्सी और ऑटो किराए में वृद्धि नहीं हुई थी। किराए में वृद्धि की मांग इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की तरफ से लंबे समय से की जा रही थी। लॉकडाउन में भी ऑटो और टैक्सी चालकों को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस के एंटी रेडिकलिज्म बिल से बौखलाया पाकिस्तान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दी गंभीर परिणामों की चेतावनी। जी हां दोस्तों, इस्लामिक कट्टरवाद पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस द्वारा लाए ज़रे कानून पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फ्रांस के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी का प्रयास करते हुए संसद द्वारा मंजूर बिल पर आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि फ्रांस को नए कानूनों में मुसलमानों से भेदभाव करने वाले प्रावधानों से बचना चाहिए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फ्रांस की संसद ने मंगलवार को कट्टरवाद विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने, एक से ज्यादा शादियां और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। बिल फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की इजाजत देता है। साथ ही इसके अमल में आने के बाद पुलिस के लिए मस्जिदों और रेडियो पाकिस्तान के ट्वीट पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है।
दक्षिण कोंकण और गोवा, रायलसीमा, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कुछ और वृद्धि हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, लगातार 12 दिन की मार के बाद दूसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, आज लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। इसके पहले 9 फरवरी से लगातार 12 दिन तक पेट्रोल डीजल महंगे हो गए थे। हालांकि तेल कंपनियों ने दाम घटाए नहीं बल्कि स्थिर रखे हैं, यानी महंगाई की आंच में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के पार जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। घरेलू सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी दोनों की कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के भाव में 278 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे भाव बढ़कर 46,013 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में सुधार के चलते घरेलू स्तर पर कीमत में इजाफा हुआ है। हालांकि रुपए में मजबूती के चलते कीमतों में तेजी सीमित रही। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 45,735 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी के दामों की तो दोस्तों चांदी के भाव में सोमवार को 265 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह बढ़कर 68,587 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। गौरतलब है कि इससे पिछले सत्र में चांदी 68,322 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1145 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी 14,700 के नीचे आया। जी हां दोस्तों, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1145.44 अंक टूटकर 49,744.32 के स्तर पर बंद हुआ। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 306.05 अंक की गिरावट के साथ 14,675.70 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 15.78 अंक की तेजी के साथ 50,905.54 के स्तर पर खुला था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17.30 अंक ऊपर 14,999.05 के स्तर पर खुले थे। शुक्रवार को शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा सफारी की बाजार में वापसी, बेहद आरामदायक SUV का नया मॉडल। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स के सफारी मॉडल को पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टाटा सफारी के नए मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है। नई टाटा सफारी 3 रो वाली हैरियर है, जिसमें 6 से 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा नए मॉडल के इंटीरियर में काफी कुछ बदलाव किया गया है। टाटा मोटर्स ने सफारी के नए मॉडल को 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। टाटा सफारी का नया मॉडल XE, XM, XT, XT प्लस, XZ और XZ प्लस में लॉन्च किया गया है। टाटा मोटर्स ने 2021 सफारी के केबिन में 2 रंग का काला और आइवोरी से नया इंटीरियर दिया है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 8.8 इंच इंफोटेक सिस्टम पहले की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यह सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। इसके अलावा कंपनी ने IRA कनेक्टेड कार तकनीक के साथ वॉइस रिकॉग्निशन फीचर से भी SUV को लेस किया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पोंगल का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।